दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। गिरजाघर के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। सनी और कबीर अपनी खोज या एक्सप्लोरेशन से वापस आ चुके थे। उनके पास शहर का नक्शा और एक गुप्त रास्ते की जानकारी थी, लेकिन समस्या ये थी कि वो रास्ता एक बहुत ही खतरनाक बॉस मॉन्स्टर के इलाके से होकर गुजरता था। उधर शहर के दूसरे छोर पर कुणाल का साम्राज्य मजबूत हो रहा था। उसने ब्राइट कासल को अपना मुख्यालय बना लिया था और अब वो शहर के बाकी बचे हुए संसाधनों पर अपनी पकड़ कसना चाहता था। दोपहर का वक्त था। सनी, नैना और कबीर नक्शे पर चर्चा कर रहे थे, तभी गिरजाघर के भारी लकड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धम धम धम। मैंने अपनी तलवार मिडनाइट शॉट उठा ली। क्या ये कोई राक्षस है? कबीर ने पूछा। नहीं, मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। राक्षस नॉक नहीं करते, वे दरवाज़ा तोड़ते हैं। ये इंसान है। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। बाहर 3 लड़के खड़े थे। उनके कवच साफ सुथरे थे और उनके पेट भरे हुए लग रहे थे। बीच वाला लड़का आगे बढ़ा। उसका नाम विक्रम था, कुणाल का खास आदमी। हम कुणाल की तरफ से आए हैं, विक्रम ने अकड़ कर कहा। बधाई हो। मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। विक्रम ने अपना पैर दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। ये कोई निमंत्रण नहीं है सनी, उसने कड़क आवाज में कहा। यह आदेश है। कुणाल ने शहर के सभी बाहरी लोगों को अल्टीमेटम दिया है। कल शाम तक किले में रिपोर्ट करो, अपने सारे सोल शार्ट सरेंडर करो और हमारे नियम स्वीकार करो। उसने अंदर नैना की तरफ देखा, खासकर लेडी नेफिस को। कुणाल ने कहा है कि अगर वो हमारे साथ शामिल होती हैं तो उन्हें सेकेंड इन कमांड बनाया जाएगा। मैं हंस पड़ा। वाह, क्या ऑफर है! गुलामी, वो भी डिस्काउंट के साथ। विक्रम ने मुझे घूरा। अगर तुम कल तक नहीं आए तो तुम्हें गद्दार घोषित कर दिया जाएगा और फिर हम तुम्हारा शिकार करेंगे। तुम 4 हो, हम 200 हैं, तुम नहीं जीत सकते। उसने अपनी बात खत्म की और चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। मैं मुड़ा। नैना अभी भी नक्शे को देख रही थी। सुना तुमने? युद्ध की घोषणा। नैना ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वो परिचित सफ़ेद आग जल रही थी। हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? कबीर ने पूछा। हम उनसे लड़ नहीं सकते, उनके पास संख्या बल है। हमें संख्या नहीं चाहिए, नैना ने कहा। हमें ताकत चाहिए। अवेकेंड की दुनिया में एक शेर 100 भेड़ों को मार सकता है। वो खड़ी हुई। हम शिकार करेंगे। हम इस शहर के हर कोने को छान मारेंगे। हम इतने सोल शार्ड्स इकट्ठा करेंगे कि हमारे कोर भर जाए। हम अपनी रैंक बढ़ाएंगे और जब हम तैयार होंगे तब हम किले पर जाएंगे, भीख मांगने नहीं, कब्जा करने। ये प्लान पागलपन भरा था, लेकिन मुझे ये पसंद आया, क्योंकि अगर हम किले में जाते तो हम कुणाल के नियमों पर चलते, लेकिन बाहर हम अपने नियम खुद बना सकते थे। अगले 3 दिन नर्क समान थे। हमने एक रूटीन बना लिया था। दिन में हम सोते थे और अपनी चोटों का इलाज करते थे, और शाम होते ही जब सफ़ेद रोशनी मध्यम होती और राक्षस जागने लगते, हम शिकार पर निकलते। हमारी पहली शिकारगाह गिरजाघर के पास वाली गली थी। वहाँ स्कैलिंजर नाम के राक्षस रहते थे। ये बड़े बड़े कीड़े थे जो लोहे को भी चबा सकते थे। मैं एक टूटी हुई दीवार के ऊपर छिपा था। नीचे एक स्कैवेंजर कचरे में कुछ ढूंढ रहा था। अब मैंने इशारा किया। कबीर ने छत से एक तीर छोड़ा। तीर स्कैवेंजर के पीठ के कवच से टकराकर उछल गया। सख्त है, कबीर चिल्लाया। स्कैवेंजर ने सिर उठाया और चीखा। नैना सामने से आई। उसने राक्षस का ध्यान भटकाया और मैं उसकी परछाई से हमला करने के लिए पीछे कूदा। मेरी तलवार, जिस पर मेरी परछाई लिपटी हुई थी, हवा में लहराई। मैंने उसके पैरों के जोड़ों पर वार किया। खच! एक पैर कटा। राक्षस लड़खड़ाया। सनी हटो, नैना चिल्लाई। वो आगे बढ़ी और अपनी तलवार को राक्षस के खुले मुंह में डाल दिया। सफ़ेद आग भड़की। राक्षस अंदर से जल गया। हमने उसका शार्ड निकाला। एक शार्ड। हमें ऐसे हज़ारों चाहिए थे। दिन ब दिन हम बेहतर होते गए। मेरी तलवारबाजी सुधर रही थी। नैना हर सुबह मेरे साथ स्पैरिंग करती थी, और जब मैं कहता हूँ स्पैरिंग, मेरा मतलब है कि वो मुझे बहुत बुरी तरह पीटती थी। तुम बहुत सोचते हो सनी, नैना ने एक प्रैक्टिस मैच के दौरान कहा, जब मैं ज़मीन पर पड़ा था। लड़ाई शतरंज नहीं है, ये नृत्य है। अपने दिमाग को बंद करो
और शरीर को चलने दो। कहना आसान है, जब सामने वाला मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा हो तो दिमाग बंद करना मुश्किल होता है। तो फिर तुम मर जाओगे, उसने सपाट स्वर में कहा। लेकिन उसकी ट्रेनिंग काम आ रही थी। मैं शैडो डांस का पहला स्टेप सीख रहा था, नकल। मैंने सिर्फ नैना की नकल नहीं की, मैंने राक्षसों की नकल करना शुरू किया। स्कैवेंजर कैसे चलता है, वो कैसे झुकता है। मैंने अपनी परछाई को उनके आकार में ढालना सीखा। एक रात जब हम एक बहुत बड़े कोरल क्रैब से लड़ रहे थे, वो केकड़ा अपने भारी पंजों से हमला कर रहा था। एक सामान्य इंसान पीछे हटता, लेकिन मैंने उस केकड़े की चाल को कॉपी किया। मैं जमीन के करीब झुका, अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को कम किया और उसके पंजे के नीचे से फिसल गया, बिल्कुल वैसे जैसे वो खुद चलता है। और फिर मैंने नीचे से वार किया, केकड़ा ढेर हो गया। सिस्टम वॉइस। शैडो डांस प्रगति 5%। आपने एक नई चाल सीखी है। मैं हाफते हुए खड़ा हुआ, पसीना और काला खून मेरे चेहरे पर लगा था। देख रही हो नैना, मैंने हंसते हुए कहा, मैं सीख रहा हूं। नैना ने मुझे देखा, उसके चेहरे पर गर्व की एक हल्की झलक थी। हाँ, तुम अब सिर्फ एक स्लम रैट नहीं हो, तुम एक राक्षस बन रहे हो। हफ्ता खत्म होने को था। हमारे पास सोल शार्ट्स का एक बड़ा ढेर लग गया था। हमने उन्हें आपस में बांट लिया। मैंने सोल शार्ट्स को अपने हाथ में लिया और उन्हें सोख लिया। मेरे सोल सी में मेरा कोर चमकने लगा। वो बड़ा हो रहा था, ताकतवर हो रहा था। हम तैयार थे, या कम से कम हमें लगा कि हम तैयार थे। तभी काशवी गिरजाघर के अंदर से दौड़ती हुई आई। वो गिरते गिरते बची, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। क्या हुआ? कबीर ने उसे संभाला। मैंने देखा, काशवी ने हिचकिचाते हुए कहा। कुणाल ने अपनी सेना भेज दी है, वे आ रहे हैं। कब? नैना ने तलवार उठाई। अभी, काशवी ने कहा। वे हमें मारने नहीं आ रहे, वे हमें जलाने आ रहे हैं। वे गिरजाघर को आग लगाने वाले हैं। मैं खिड़की की तरफ भागा और बाहर देखा। अंधेरे में दर्जनों मशालें हमारी तरफ बढ़ रही थीं। कुणाल ने अपना वादा पूरा किया था, अल्टीमेटम खत्म हो गया था। वे हमें बाहर निकालना चाहते हैं, मैंने कहा, ताकि हम खुले में आ जाएं और वे हमें तीरों से मार सकें। नैना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्हें लगता है हम चूहे हैं जो बिल में छिपे हैं, उसने कहा। सनी, कबीर, क्या तुम तैयार हो? मैंने अपनी मिडनाइट शार्ट को म्यान से निकाला। काली परछाई उस पर लिपटी हुई थी। मैं पैदा ही तैयार हुआ था। ठीक है, नैना ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे खोलो, हम भागेंगे नहीं, हम उनका स्वागत करेंगे। शिकार का वक्त खत्म हुआ, अब युद्ध का वक्त है। सनी, नैना और कबीर सिर्फ 3 हैं। बाहर कुणाल के 50 सैनिक हैं। लेकिन कुणाल को यह नहीं पता कि पिछले एक हफ्ते में इन तीनों ने खुद को इंसान से शिकारी में बदल लिया है। आज रात गिरजाघर की सीढ़ियों पर खून बहेगा, लेकिन किसका? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, परछाई, द शैडो स्लेव। गिरजाघर के बाहर का अंधेरा अब मशालों की रोशनी से लाल हो चुका था। कुणाल के 50 सैनिक कवच और हथियारों से लैस सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। सबसे आगे वही लड़का था, विक्रम। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। दरवाजे तोड़ दो, विक्रम चिल्लाया। उन चूहों को बाहर निकालो, अगर वे सरेंडर ना करें तो उन्हें जला दो। सैनिकों ने दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अचानक भारी पत्थर के दरवाजे अपने आप खुल गए। क्रींच। अंदर से कोई डरा हुआ छात्र बाहर नहीं निकला, अंदर से सिर्फ मौत बाहर आई। जैसे ही दरवाजे खुले, सबसे पहले कबीर ने अपना काम किया। वो गिरजाघर की छत के ऊपर मंडरा रहा था, अंधेरे में छिपा हुआ। स्विश, स्विश, स्विश। 3 तीर हवा में आए। निशाना इंसानों पर नहीं था, निशाना मशालों पर था। विक्रम और उसके 2 साथियों के हाथों से मशालें छूटकर गिर गईं। क्या? विक्रम चौंका। रोशनी कम होते ही परछाइयां लंबी हो गईं और परछाइयों का राजा यानी मैं बाहर निकला। मैं दौड़ा नहीं, मैं रेंगा नहीं, मैं फिसला। मैंने अपनी शैडो डांस तकनीक का इस्तेमाल किया था। मैंने उन स्कैवेंजर कीड़ों की चाल कॉपी की थी। मेरा शरीर जमीन के करीब था, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। दुश्मनों को समझ ही नहीं आया कि निशाना कहाँ लगाएं। मैं पहले सैनिक के पास पहुंचा। उसने भाला मारने की कोशिश की। मैं उसके भाले के नीचे से निकला और अपनी तलवार की मूठ उसके पेट में दे मारी। सैनिक दोहरा हो गया। मैंने उसे लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। हमला करो, विक्रम चिल्लाया। वे सिर्फ 3 हैं। गलत, नैना की आवाज गूंजी। हम 3 नहीं, हम प्रलय यानी कैटालिज्म है। नैना सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। उसने अपनी तलवार हवा में उठाई। बूम! उसकी तलवार से सफेद आग का एक विस्फोट हुआ। ये आग किसी को जलाने के लिए नहीं थी, कम से कम अभी नहीं। ये डराने के लिए थी।
सफ़ेद रोशनी इतनी तेज थी कि आगे खड़े 10 सैनिक अंधे हो गए। वे अपनी आंखों पर हाथ रखकर चीखने लगे। नैना भीड़ में कूद पड़ी। वो किसी बवंडर की तरह लड़ रही थी। उसकी तलवार लोहे के कवचों को कागज की तरह काट रही थी। वो किसी को जान से नहीं मार रही थी, लेकिन वो उनके हाथ पैर तोड़ रही थी। हड्डियों के टूटने की आवाज़ें पूरे मैदान में गूंज रही थीं। मैं भीड़ के बीच में था। मेरे पास नैना जैसी आग नहीं थी, लेकिन मेरे पास डर था। मैंने अपनी परछाई को आज़ाद छोड़ दिया था। मेरी परछाई दीवारों पर, जमीन पर और सैनिकों के चेहरों पर नाच रही थी। कभी वो एक राक्षस का रूप लेती, कभी वो उनके पैरों को जकड़ लेती। शैडो होल्ड। एक सैनिक ने मुझ पर पीछे से वार किया। मेरी परछाई ने मुझे चेतावनी दी। मैं मुड़ा नहीं, मैंने बस अपनी तलवार पीछे घुमाई। क्लैंग। उसका वार रुक गया। मैंने उसे पकड़कर हवा में उठाया और दूसरे सैनिक पर फेंक दिया। मेरी ताकत अब सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा थी। लड़ाई एक तरफा थी। 50 सैनिक नहीं, वे 50 डरे हुए बच्चे थे जिन्होंने सोचा था कि संख्या बल उन्हें जिता देगा। लेकिन अवेकेंड की दुनिया में एक शेर 100 भेड़ों पर भारी पड़ता है। विक्रम, जो अब तक पीछे खड़ा चिल्ला रहा था, अब अकेला बचा था। उसके सारे साथी या तो जमीन पर कराह रहे थे या भाग चुके थे। नैना उसके सामने खड़ी थी। उसकी तलवार पर सफ़ेद लपटें नाच रही थीं और मैं उसके ठीक पीछे खड़ा था, अपनी काली तलवार उसकी गर्दन पर टिकाए हुए। हिलना मत, मैंने उसके कान में कहा। विक्रम कांपने लगा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। मुझे मत मारो, वो गिड़गिड़ाया। मैं तो बस आदेश मान रहा था। मैंने उसे धक्का दिया। वो नैना के पैरों में गिर गया। कुणाल से कहना, नैना ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, कि उसका अल्टीमेटम खारिज कर दिया गया है। और उसे ये भी कहना कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो अपने किले में सुरक्षित नहीं होगा। हम आ रहे हैं। भागो, मैंने चिल्लाया। विक्रम उठा और अपनी जान बचाकर भागा। बाकी बचे कुचे सैनिक भी लंगड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो गए। मैदान साफ हो गया था। कबीर छत से नीचे उतरा। वाह, उसने सीटी बजाई। मुझे लगा था हमें पसीना बहाना पड़ेगा। ये तो वार्म अप था। ये जीत नहीं है, नैना ने अपनी आग बुझाते हुए कहा। ये सिर्फ एक संदेश है। अब कुणाल अपनी पूरी ताकत के साथ आएगा। उसके पास 100 से ज़्यादा अवेकेंड और कई एकोज भी हैं। हम वापस गिरजाघर के अंदर गए और दरवाजे बंद कर लिए। मैं ज़मीन पर बैठ गया। मेरा एसेंस कम हो गया था, लेकिन मेरा जोश हाई था। तो अब क्या? काशवी ने पूछा। हम यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकते? नहीं, मैंने अपनी जेब से शहर का वो पुराना नक्शा निकाला जो हमें तहखाने में मिला था। मैंने उसे ज़मीन पर फैला दिया। देखो, मैंने उंगली रखी। कुणाल मेन गेट और दीवारों की रक्षा कर रहा है। उसे लगता है कि किला अभेद्य है। लेकिन ये रास्ता, मैंने नक्शे पर बनी उस लाल लकीर को दिखाया, सीवर और कैटाकॉम्स का रास्ता, ये सीधे किले के नीचे, मेन हॉल के फर्श के नीचे निकलता है। लेकिन वहां तो वो खोपड़ी का निशान है, कबीर ने याद दिलाया। बॉस मॉन्स्टर। हाँ, और यही हमारी चाल होगी। मतलब? नैना ने पूछा। हम उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ेंगे नहीं, हम उसे चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। हम उसे गुस्सा दिलाएंगे और उसे अपने पीछे पीछे किले के गुप्त रास्ते तक ले जाएंगे। जब हम किले के नीचे पहुंचेंगे तो हम जमीन तोड़ देंगे। और फिर कुणाल को सिर्फ हमसे नहीं लड़ना होगा, उसे उस राक्षस से भी लड़ना होगा जिसे हम अपने साथ ले जा रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये प्लान खतरनाक था, पागलपन भरा था। हम एक बम को अपने साथ लेकर जा रहे थे ताकि दुश्मन के घर में फोड़ सकें। नैना की आंखों में चमक आ गई। विनाशकारी, नैना ने कहा। मुझे पसंद आया। लेकिन हमें तैयारी करनी होगी, मैंने कहा। उस रास्ते में जहरीली गैसें हो सकती हैं और वो राक्षस, हमें नहीं पता वो क्या है। हमें अपनी पूरी ताकत, सारे मेमोरीज और हर एक चाल का इस्तेमाल करना होगा। मैंने अपनी मिडनाइट शार्ड को देखा। कल हम आराम करेंगे और परसों रात, मैंने नक्शे पर किले की तस्वीर पर मुक्का मारा। परसों रात हम ब्राइट कैसल गिरा देंगे। पासे पलट चुके हैं। जो अब तक शिकार थे, वे अब शिकारी बन गए हैं। सनी का प्लान सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक तबाही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस खोपड़ी वाले निशान से वे खेलने जा रहे हैं, वो कोई साधारण राक्षस नहीं है। वो इस शहर का पुराना रक्षक है। क्या वे उस शैतान को कंट्रोल कर पाएंगे या वे खुद उसका नाश्ता बन जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, परछाई द शैडो स्लेव। गिरजाघर के नीचे बने उस तहखाने का रास्ता किसी जानवर के गले में उतरने जैसा था। हवा ठंडी, बासी और भारी थी। जैसे जैसे सनी, नैना, काशवी और कबीर नीचे उतर रहे थे, ऊपर की दुनिया की आवाजें गायब होती जा रही थीं। उनके पास शहर का वो पुराना नक्शा था, लेकिन नक्शे में खतरों की गंध नहीं होती, नक्शे में डर नहीं होता। वो खोपड़ी वाला निशान अब उनके ठीक सामने था। हम करीब 1 घंटे से चल रहे थे। ये सीवर सिस्टम कम और भूल भुलैया ज्यादा था। दीवारों पर अजीब तरह की काई जमी थी जो हल्का हल्का चमक रही थी। शांत रहो,
मैंने कबीर से कहा, जिसका कवच बार बार दीवारों से टकराकर आवाज कर रहा था। हम यहां पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। तभी मेरे पैर किसी चीज से टकराए। मैंने नीचे देखा। जमीन पर तार बिछे हुए थे। नहीं, तार नहीं, ये मकड़ी का जाल था। लेकिन ये रेशम का नहीं बना था, ये चांदी जैसे पतले धातु के तारों से बना था। मैंने अपनी तलवार की नोक से उसे छूने की कोशिश की। टिंग! धातु की आवाज आई। लोहे का जाल, मैंने फुसफुसाया। मतलब हमारा दोस्त कोई आम मकड़ी नहीं है। सनी, काशवी की आवाज में घबराहट थी। मुझे बहुत सारी आंखें दिखाई दे रही हैं। कहाँ? नैना ने पूछा। हर जगह, ऊपर, नीचे, दीवारों में। हमने अपनी मशालें, जो हमने अब जला ली थीं, ऊपर उठाईं। छत पर अंधेरे में सैकड़ों छोटे छोटे कोकून लटके हुए थे, और उन कोकूनों के अंदर इंसानों की नहीं बल्कि लोहे के कीड़ों की लाशें थीं। ये मकड़ी लोहे को खाती है। अचानक मेरे पीछे से एक क्लिक की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। कबीर का पैर एक पतले अदृश्य तार में फंस गया था। ओह नहीं, कबीर ने कहा। जैसे ही वो तार हिला, पूरी सुरंग में कंपन दौड़ गई। ये एक अलार्म सिस्टम था। हमने घंटी बजा दी थी और अब मेजबान डिनर के लिए आ रहा था। सुरंग की गहराई से एक आवाज आई। खट 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 खट। ये आवाज बहुत तेज थी, जैसे दर्जनों हथौड़े जमीन पर बज रहे हों। भागो! मैं चिल्लाया। प्लान के मुताबिक हमें उसे उस बड़े हॉल की तरफ ले जाना है। हम दौड़ पड़े, लेकिन वो हमसे तेज थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप गई। वो एक मकड़ी थी, लेकिन उसका आकार एक ट्रक जितना बड़ा था। उसका शरीर काले चमकदार लोहे से बना था। उसके 8 पैर भालों की तरह नुकीले थे और उसके सिर पर 8 लाल आंखें जल रही थीं। द आयरन स्पाइडर। वो दीवारों पर रेंगते हुए हमारी तरफ आ रही थी। उसके मुंह से एक फुसकार निकली और उसने कुछ थूका। एक चांदी का गोला हमारी तरफ आया। झुको! नैना चिल्लाई। हम जमीन पर गिर गए। वो गोला हमारे ऊपर से निकलकर दीवार से टकराया। धड़ाम! गोला फट गया और एक लोहे का जाल बन गया, जिसने दीवार को जकड़ लिया। अगर हम वहां होते तो हम दीवार से चिपके होते और कट चुके होते। ये जाल फेंकता है, कबीर ने उठते हुए कहा। दौड़ते रहो, मैंने उसे धक्का दिया। हम उस बड़े हॉल में पहुंच गए जो नक्शे में दिखाया गया था। ये एक विशाल गुफा जैसा था और इसके दूसरे छोर पर वो रास्ता था जो सीधे ब्राइट कैसल के नीचे जाता था। लेकिन इस रास्ते पर जाने के लिए हमें इस हॉल को पार करना था। मकड़ी हॉल में घुस आई। उसने हमें देख लिया। उसने एक डरावनी चीख मारी और छत पर कूद पड़ी। अब वो हमारे ठीक ऊपर थी। नैना, इसे भटकाओ, मैंने चिल्लाया। कबीर, इसकी आंखों पर निशाना लगाओ। नैना ने अपनी तलवार पर सफेद आग जलाई और चिल्लाई, हे बदसूरत, इधर आ। आग की रोशनी ने मकड़ी का ध्यान खींचा। वो नैना की तरफ लपकी। नैना ने रोल करके खुद को बचाया, लेकिन मकड़ी का एक पैर जमीन पर इतनी जोर से लगा कि वहां गड्ढा हो गया। कबीर ने तीर चलाया। टिंग! तीर मकड़ी के लोहे के कवच से टकराकर टूट गया। इसका कवच बहुत मोटा है, कबीर चिल्लाया। मेरे तीर काम नहीं कर रहे। मकड़ी ने कबीर को देख लिया। उसने फिर से जाल थूका। इस बार निशाना सटीक था। कबीर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाल ने उसके पंख, जो उसने मेमोरी के रूप में पहने थे, और उसके पैर जकड़ लिए। कबीर जमीन पर गिर गया, दीवार से चिपककर। कबीर! काशवी चिल्लाई। मकड़ी कबीर की तरफ बढ़ी। वो उसे अपने कोकून में लपेटने जा रही थी। नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। मैंने अपनी मिडनाइट शार्ड उठाई। मैंने अपनी परछाई को उस पर लपेटा, शैडो एगमेंटेशन, और मैंने उस मकड़ी के ऊपर छलांग लगा दी। मैं हवा में था। मकड़ी ने ऊपर देखा। मैंने अपनी भारी काली तलवार पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। क्रैक! तलवार उसके लोहे के कवच को तोड़ती हुई अंदर धंस गई। काला खून फव्वारे की तरह निकला। मकड़ी दर्द से पागल हो गई। उसने अपना शरीर झटका। मैं किसी खिलौने की तरह हवा में उड़कर दूर जाकर गिरा। मेरी पसलियां चटक गई। मुंह में खून का स्वाद आ गया, लेकिन मैंने उसका ध्यान कबीर से हटा दिया था। मकड़ी अब मेरी तरफ घूम गई। उसकी एक आंख फूट चुकी थी। अब वो और भी खतरनाक लग रही थी। सनी, उठो! नैना उसके पीछे से आ रही थी। लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरी पीठ बुरी तरह जख्मी थी। मकड़ी मेरे ऊपर आ गई। उसके नुकीले पैर मेरी छाती को भेदने के लिए उठे। ये अंत था। तभी मेरी परछाई ने कुछ किया। उसने मुझे चेतावनी नहीं दी, उसने मुझे बचाया नहीं। उसने उस मकड़ी की परछाई को पकड़ लिया और उसे खींच लिया। मकड़ी का शरीर हवा में ही जम गया। शैडो होल्ड। लेकिन ये होल्ड सिर्फ 1 सेकंड के लिए था। मकड़ी बहुत ताकतवर थी। वो इस पकड़ को तोड़ने वाली थी। नैना, अब! मैंने चिल्लाया। नैना ने उस मौके का फायदा उठाया। वो मकड़ी के नीचे घुस गई, जहां कवच नहीं था।
उसने अपनी तलवार को सीधा ऊपर की तरफ मकड़ी के पेट में घोंप दिया और अपनी पूरी सोल फायर छोड़ दी। बूम! मकड़ी के अंदर एक विस्फोट हुआ। सफेद आग उसके शरीर के हर जोड़ से बाहर निकलने लगी। मकड़ी एक आखिरी बार चीखी और फिर धड़ाम से गिर गई। हम बच गए? नहीं, मकड़ी मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हुई थी या लकवाग्रस्त हो गई थी। वो अभी भी सांस ले रही थी। इसे मारो मत, मैंने हाफते हुए कहा। हमारा प्लान याद है? क्या? कबीर ने जाल से खुद को छुड़ाते हुए कहा। तुम इस जिंदा बम को अपने साथ ले जाना चाहते हो? हाँ, मैंने खून थूकते हुए कहा। ये मरी नहीं है, बस घायल है। जब ये होश में आएगी तो बहुत गुस्से में होगी और हम चाहते हैं कि वो गुस्सा कुणाल पर निकले। हमने जल्दी से कबीर को आजाद किया। मैंने मकड़ी के कुछ तारों का इस्तेमाल करके उसे अस्थायी रूप से बांध लिया ताकि हम उसे घसीट सकें या वो धीरे चले। रास्ता साफ है, मैंने उस गुप्त दरवाजे की तरफ इशारा किया जो किले के नीचे जाता था। कुणाल को सरप्राइज गिफ्ट देने का वक्त आ गया है। हम उस विशाल घायल मकड़ी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े। मुझे पता था कि वो कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाएगी और हमारा पीछा करेगी। यही तो प्लान था, एक दौड़, आगे हम, पीछे मकड़ी और सबसे आगे कुणाल का किला। सनी और उसकी टीम ने मौत को मात दे दी है, लेकिन अब वे मौत को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। किले के नीचे जमीन खोदते हुए वो ऊपर पहुंचने वाले हैं। ऊपर कुणाल अपने सिंहासन पर बैठा है, अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसके पैरों के नीचे जमीन फटने वाली है। अगले एपिसोड में ब्राइट कैसल का पतन, फॉल ऑफ द कैसल। मकड़ी, सनी और कुणाल, 3 ताकतें टकराएंगी। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, परछाई, द शैडो स्लेव। ब्राइट कैसल का विशाल हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। ऊपर झूमर में जादुई क्रिस्टल चमक रहे थे। मेजों पर खाना, जो उन्होंने कमजोर छात्रों से छीना था, सजा हुआ था। कुणाल एक ऊंचे सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा था। उसके चारों तरफ उसके वफादार लेगेसी गार्ड्स खड़े थे। वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। आज रात, कुणाल ने अपना गिलास उठाते हुए कहा, हमारा राज स्थापित हो गया है। वो चूहे, सनी और नैना अब तक बाहर ठंड में मर चुके होंगे। हॉल में हंसी गूंज उठी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पैरों के ठीक नीचे बारूद बिछ चुका है। हम फर्श के ठीक नीचे थे। हवा में धूल थी और पीछे से उस मकड़ी यानी आयरन स्पाइडर के भागने की तेज आवाज आ रही थी। खट 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 खट। वो बस 10 सेकंड दूर थी। तैयार हो? मैंने ऊपर की तरफ इशारा किया। नैना ने सिर हिलाया। उसने अपनी तलवार पर सफेद आग यानी सोल फायर का पूरा भंडार जमा कर लिया था। 3, 2, 1, बूम! नैना ने अपनी तलवार ऊपर की तरफ मारी। सफेद आग का एक विस्फोट हुआ। हॉल का संगमरमर का फर्श धमाके से फट गया। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उड़ गए। हॉल में धुआं और धूल छा गई। कुणाल के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। संगीत बंद हो गया। धुएं के बीच से हम 4 लोग बाहर निकले। मैं, नैना, काशवी और कबीर। हम खून और कीचड़ में सने हुए थे। हमारी आंखों में पागलपन था। सरप्राइज! मैंने चिल्लाते हुए कहा। मुझे लगा पार्टी में थोड़ी रौनक कम है तो हम आ गए। कुणाल अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम! वो चिल्लाया। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? मार डालो इन्हें। उसके 50 गार्ड्स ने अपनी तलवारें निकाल ली और हमारी तरफ दौड़े। वे हमें घेरने वाले थे, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने बस एक डरावनी मुस्कान दी। रुको! मैंने हाथ उठाया। हम अकेले नहीं आए हैं, हम अपने पालतू जानवर को भी लाए हैं। और तभी उस टूटे हुए फर्श के गड्ढे से एक भयानक चीख निकली। क्री क्री। एक विशाल का एक काला लोहे का पैर बाहर आया और जमीन पर धंस गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर वो आयरन स्पाइडर गड्ढे से बाहर कूद पड़ी। उसका आकार हॉल के आधे हिस्से को घेरने के लिए काफी था। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसका कवच टूटा हुआ था, हमारी वजह से, जिससे वो और भी खूंखार लग रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे किसने मारा। उसे बस सामने खड़े इंसान दिख रहे थे, कुणाल के गार्ड्स। मकड़ी ने जाल थूका। सबसे आगे खड़े 3 गार्ड्स जाल में फंस गए। मकड़ी ने उन्हें खींच लिया और अपने नुकीले पैरों से बेध दिया। हॉल में चीख पुकार मच गई। राक्षस! किले के अंदर राक्षस! भगदड़ मच गई। आधा हॉल मकड़ी से लड़ने में व्यस्त हो गया। अब! नैना चिल्लाई, कुणाल को पकड़ो। हम भीड़ को चीरते हुए कुणाल की तरफ बढ़े। कुणाल के खास एलीट्स हमारे रास्ते में आए। कबीर ने छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए उन पर तीरों की बारिश कर दी। काशवी अपनी पतली तलवार से बिजली की रफ्तार से लड़ रही थी। वो अंधी थी, लेकिन उसे पता था कि दुश्मन कहाँ है। कुणाल के सीधे सामने पहुंची। उठो कुणाल! उसने चुनौती दी। देखते हैं बिना तुम्हारे गुर्गों के तुम क्या हो।
कुणाल ने अपनी तलवार निकाली, जो एक लंबी पतली कटार यानी सेबर थी। नैना, उसने शांत आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। नैना ने हमला किया। उसकी तलवार आग से लिपटी थी, लेकिन कुणाल, वो हिला नहीं। जब नैना की तलवार उसके गले से सिर्फ 1 इंच दूर थी, कुणाल गायब हो गया और अगले ही पल वो नैना के पीछे था। स्लैश! उसने नैना की पीठ पर वार किया। नैना गिर पड़ी। क्या? मैं हैरान था, इतनी तेज। मैं कुणाल की तरफ दौड़ा। ओए फ्लैश, मुझसे लड़ो। मैंने अपनी मिडनाइट शार्ट से उस पर हमला किया। मैंने अपनी परछाई को उस पर लपेटा था ताकि तलवार भारी हो और तेज चले। मेरा वार सटीक था, लेकिन कुणाल ने बस अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। मेरी तलवार उसके कान के पास से निकल गई। फिर उसने मुझे छाती पर मुक्का मारा। वो मुक्का साधारण लग रहा था, लेकिन जब वो लगा, मुझे लगा जैसे किसी ट्रेन ने टक्कर मारी हो। मेरी पसलियां अंदर धंस गईं। मैं हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और एक खंबे से टकराया। मैं दर्द से करराहते हुए उठा। ये सिर्फ स्पीड नहीं है, मैंने सोचा, ये कुछ और है। मेरी परछाई ने मुझे कुछ दिखाया। जब कुणाल चलता है तो उसके आसपास की हवा भी अजीब बर्ताव करती है। धूल के कण धीमे हो जाते हैं। टाइम। मुझे समझ आ गया। कुणाल का एस्पेक्ट सिर्फ स्पीड नहीं है, वो अपने आसपास के वक्त को नियंत्रित कर सकता है। वो खुद को तेज नहीं करता, वो बाकी दुनिया को धीमा कर देता है। तुम मुझे छू भी नहीं सकते सनी। कुणाल धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। हॉल की दूसरी तरफ मकड़ी तबाही मचा रही थी, लेकिन कुणाल को कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ हम पर था। तुमने मेरे किले को गंदा किया है, अब मैं तुम्हें इसी मलबे में दफना दूंगा। नैना फिर से उठी। उसके सफेद कपड़े खून से लाल हो गए थे। सनी, उसने चिल्लाया, इसे घेरो, हम दोनों एक साथ। हम दोनों ने एक साथ हमला किया। नैना ने सामने से आग फेंकी, मैंने पीछे से अपनी परछाई से हमला किया। कुणाल बीच में फंस गया था, लेकिन उसने बस 1 कदम लिया। 1 सेकंड में 10 कदम। वो हमारे हमलों के बीच से निकल गया जैसे वो पार्क में टहल रहा हो। उसने नैना की तलवार को अपने हाथ से कवच पहने हुए पकड़ लिया और उसे धक्का दिया। फिर उसने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे हवा में उठा दिया। तुम लोग बहुत धीमे हो, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। मेरा दम घुट रहा था। छोड़ो उसे। कबीर ने ऊपर से एक तीर चलाया। निशाना कुणाल की आंख थी। कुणाल ने बिना देखे अपने दूसरे हाथ से तीर को हवा में ही पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग, कुणाल ने कहा। मेरा विजन धुंधला हो रहा था। मैं मरने वाला था। इस बार कोई चालाकी काम नहीं आने वाली थी। ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। लेकिन तभी मेरी परछाई ने कुछ देखा। कुणाल के पीछे, हॉल की छत पर, वो आयरन स्पाइडर जिसे कुणाल के गार्ड्स ने घेर लिया था, अब गुस्से से पागल हो गई थी। उसने छत पर छलांग लगाई थी और वो ठीक हमारे ऊपर थी। मैंने कुणाल की कलाई पकड़ी, उसे हटाने के लिए नहीं, बल्कि उसे पकड़े रहने के लिए। मैंने एक खूनी मुस्कान दी। ऊपर देख जीनियस। कुणाल ने मेरी नज़र का पीछा किया। मकड़ी छत से कूदी, सीधे कुणाल के ऊपर। कुणाल को मुझे छोड़ना पड़ा। उसने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके खुद को बचाया। मकड़ी जमीन पर गिरी जहां कुणाल 1 सेकंड पहले खड़ा था। धमाके से फर्श टूट गया। मैं लुढ़क कर दूर गया। अब कुणाल उस विशालकाय मकड़ी के सामने था। मकड़ी को नैना या मुझसे कोई मतलब नहीं था। उसके सामने जो सबसे ज्यादा चमक रहा था, कुणाल का कवच, वो उसी पर झपटी। कुणाल को अपनी तलवार निकालनी पड़ी। गंदी कीड़, वो चिल्लाया और मकड़ी से भिड़ गया। ये हमारा मौका है। नैना मेरे पास रेंगते हुए आई। जब तक वो मकड़ी से लड़ रहा है, हमें भागना होगा। भागना? मैं चौंका। हारे हुए कुत्तों की तरह? नहीं, नैना ने कहा, किले की मीनार की तरफ। हमें गेट एंकर चाहिए। कुणाल मकड़ी से लड़ेगा, हम एंकर लेंगे। ये सही था। मकड़ी कुणाल के लिए एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन था, ध्यान भटकाने वाला। हमने कबीर और काशवी को इशारा किया। हम युद्ध के मैदान से पीछे हटे और हॉल के पीछे बने उस बड़े दरवाजे की तरफ भागे जो मीनार की सीढ़ियों तक जाता था। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कुणाल ने उस विशालकाय मकड़ी को एक ही वार में मार दिया था। उसने अपनी टाइम एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को इतना तेज कर दिया था कि उसने लोहे के कवच को कागज की तरह काट दिया। मकड़ी 2 टुकड़ों में बंटकर गिर गई। कुणाल वहां खड़ा था, खून से लथपथ। उसने हमारी तरफ देखा। तुम्हें लगा तुम भाग जाओगे? वो हमारी तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक परछाई खड़ी हुई। मेरी परछाई नहीं, एक नई परछाई। वो वुलन डॉल जो मैंने पहले देखी थी, वो वापस आ गई थी, लेकिन इस बार वो बड़ी थी, इंसान के आकार की, और उसके हाथ में एक तलवार थी। ये मेरी असली इको है, कुणाल ने कहा। मिलिए द साइलेंट स्टॉकर से। सनी और नैना एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस गए हैं। मकड़ी मर चुकी है और कुणाल अब पूरी तरह से उन पर केंद्रित है।
और उसके पास एक ऐसा साथी है जो थकता नहीं, रुकता नहीं। किले की मीनार बस कुछ सीढ़ियां दूर है, लेकिन उन सीढ़ियों पर खून की नदी बहने वाली है। क्या वे मीनार तक पहुंच पाएंगे या कुणाल उन्हें यहीं खत्म कर देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, परछाई, द शैडो स्लेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।